हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने वाले हैं एनसीईआरटी 11th क्लास के सेकंड चैप्टर का सेकंड पार्ट, जिसमें हम अपना एक टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम है ऑर्बिटल्स एंड क्वांटम नंबर्स। ठीक है, इसमें हम जानेंगे कि भाई ऑर्बिटल्स और क्वांटम नंबर्स हैं क्या। ठीक है, और क्वांटम नंबर्स से हमें क्या हेल्प होती है और कितने तरीके की क्या होती है क्वांटम नंबर्स होती है। ठीक है, तो ये हम इस चैप्टर में क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो क्वांटम नंबर्स की अगर मैं बात करूं तो देखो क्या होता है कि हमें किसी भी व्यक्ति के बारे में, हमें किसी व्यक्ति को ढूंढना है। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए भाई, उसकी लोकेशन चाहिए। यानी कि सबसे पहले हम पता करेंगे कि भाई वो कौन से देश में रहता है, कौन से कंट्री में रहता है। ठीक है, कंट्री का पता चल गया तो करेंगे भाई कौन से स्टेट में रहता है। ठीक है, फिर पता करेंगे कि उस स्टेट के कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में रहता है, और फिर डिस्ट्रिक्ट के बाद हम देखेंगे कि भाई वो कौन से गांव मोहल्ले में रहता है और कौन सी गली नंबर में रहता है। तो इस तरीके से हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी भी व्यक्ति को ढूंढने के लिए। ठीक है, तो इसी तरीके से क्या होता है कि क्वांटम नंबर भी हमारा इसी तरीके से होता है, लाइक जीपीएस। ठीक है, कि हमें अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ मिलेगा प्रोबेबली, तो वो हमें कौन बताता है, क्वांटम नंबर्स बताते हैं। ठीक है, तो देखो ए लार्ज नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आर पॉसिबल इन एन एटम। ठीक है, देखो किसी भी एटम्स के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, और उनकी किसी भी एटम्स के अंदर क्या होते हैं कि बहुत मात्रा में क्या होंगे, एक लार्ज नंबर में ऑर्बिटल्स पॉसिबल होते हैं किसी भी एक एटम के अंदर। Qualitatively, these orbitals can be distinguished by their size, shape and orientation। ठीक है, कि इन ऑर्बिटल्स को हम कैसे कर सकते हैं, साइज, शेप एंड ओरिएंटेशन से। ठीक है, एन ऑर्बिटल ऑफ स्मॉलर साइज मीन्स देयर इज मोर चांस ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन नियर द न्यूक्लियस। अगर किसी ऑर्बिटल का साइज छोटा है तो उसका क्या मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन्स कहीं ना कहीं न्यूक्लियस के आसपास ही होगा। ठीक है, क्योंकि भाई देखो एक साइज है हमारा इतना, ठीक है, और ये हमारा न्यूक्लियस है, और एक साइज है इतना, और एक ये हमारा न्यूक्लियस है और उसका साइज है इतना। तो देखो इसमें क्या फ़र्क आया कि ये तो बिल्कुल न्यूक्लियस के आसपास ही है जो इलेक्ट्रॉन्स होगा, और जो ज़्यादा साइज, जो ज़्यादा बड़ा होगा उसकी रेडियस न्यूक्लियस से ज़्यादा बड़ी होगी तो उसका साइज भी क्या होगा, ज़्यादा बड़ा होगा, और साइज ज़्यादा बड़ा होगा तो वो न्यूक्लियस से ज़्यादा दूरी पे होगा। ठीक है, तो यही पॉइंट दे रखा है यहाँ पे। क्या दे रखा है कि देर इज मोर चांस ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन नियर द न्यूक्लियस। एन ऑर्बिटल ऑफ स्मॉलर साइज मीन्स देर इज मोर चांस ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन्स नियर द न्यूक्लियस। सिमिलरली शेप एंड ओरिएंटेशन मीन दैट देर इज ए मोर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन्स अलोंग सर्टेन डायरेक्शन देन अलोंग अदर्स। इसका मतलब शेप और ओरिएंटेशन का भी क्या मतलब है कि भाई किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी अधिक होगी एज कंपेयर टू अदर। ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर प्रिसाइजली डिस्टिंग्विश्ड बाय व्हाट आर नोन एज क्वांटम नंबर्स। ठीक है, और एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बारे में जो हम एक्यूरेटली या मैं बोल दूँ प्रिसाइजली जो भी हम जानेंगे वो किसके थ्रू जानेंगे, हम क्वांटम नंबर्स के थ्रू। ईच ऑर्बिटल इज डिजाइनेटेड बाय 3 क्वांटम नंबर्स लेबल्ड एज एन, एल एंड एम एल। ठीक है, तो कितने तरह की क्वांटम नंबर्स होती हैं, 3 तरह की। कौन कौन सी, एन, एल और एम। ठीक है, तो इसी एनसीईआरटी से मैंने इसके क्वांटम नंबर्स के कुछ शॉर्ट नोट्स के बनाए हैं, उसके थ्रू हम इसको समझते हैं कि एक चीज़ को देखो क्या होता है। हमारा टॉपिक है ऑर्बिटल्स एंड क्या है, क्वांटम नंबर्स। ठीक है, तो जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि क्वांटम नंबर क्या है, किसी भी एटम्स या और इलेक्ट्रॉन्स के बारे में अगर हमें पता करना है कि वो कहाँ पे मिलेगा तो वो हमें कौन बताता है,
क्वांटम नंबर, यानी कि क्वांटम नंबर किसकी तरह काम करता है, लाइक जीपीएस की तरह, ठीक है, जो हमें लोकेशन बताता है। तो उसी तरह से क्वांटम नंबर भी जीपीएस की तरह काम करता है फॉर एन एटम या इलेक्ट्रॉन्स। क्वांटम नंबर हमें बताता है कि वेयर इलेक्ट्रॉन विल मोस्ट प्रोबेबली बी फाउंड, कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली पाया जाएगा। वेयर इलेक्ट्रॉन इज लोकेटेड, भाई कहाँ पर है इलेक्ट्रॉन्स एटम्स के अंदर, ठीक है। इतनी शेल नंबर है, सब शेल है, तो किस ऑर्बिटल्स के अंदर कहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स मिलेगा, तो इसके बारे में हमें कौन बताता है, क्वांटम नंबर। अब ये क्वांटम नंबर है ना, वो 3 टाइप्स की होती हैं वैसे तो, टोटली वैसे तो 4 टाइप्स की होती हैं, ठीक है, लेकिन मेनली हम इसमें तीन टाइप्स ही पढ़ते हैं, ठीक है। 3 टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर, एन, एल और एम, ठीक है। तो पहला जो हमारा क्वांटम नंबर आता है, इसमें हम बोल सकते हैं कि 3 की जगह 4 कर लो, तो चौथी हो जाएगी स्पिन क्वांटम नंबर, एस से रिप्रेजेंट होगी जो, ठीक है। तो 4 क्वांटम नंबर्स होती है हमारी, 3 की जगह करो 4 टाइप्स, कौन कौन सी, एन, एल, एम और एस, ठीक है। अब देखो द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी कि एन को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं उसको। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एन से। एन इज ए पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू, ठीक है। एन की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू होती है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 है, यानी कि पॉजिटिव में होगी और इंटीजर में होगी, ऐसे नहीं है फ्रैक्शन वगैरह में होगी एन की वैल्यू। तो ये पॉजिटिव और इंटीजर वैल्यू होती है, ये 1 से शुरू होकर इनफाइनाइट तक जा सकती है, ठीक है। इट डिटरमाइंस द साइज, या मैं बोल दूँ रेडियस एंड एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल्स। ये क्या डिटरमाइन करती है, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें सबसे पहले साइज के बारे में, या मैं बोल दूँ रेडियस के बारे में, या फिर एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल्स के बारे में बताती है, कौन, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इट ऑल्सो आइडेंटिफाई द शेल, यानी कि ये किसको बताती है, शेल नंबर को भी बताती है, कौन, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी कि ये हमें एन की वैल्यू बताती है कि कौन सी शेल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। When value of n increases, the number of orbitals is also increases। देखो जब n की वैल्यू इंक्रीज होगी तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स भी क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, ठीक है। जब n की वैल्यू, भाई हमें क्या बता रही है, शेल नंबर बढ़ेगा तो सब शेल के अंदर क्या होता है, सब शेल के अंदर क्या होता है, ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो जब n की वैल्यू इंक्रीज होगी तो ऑर्बिटल्स का नंबर भी इंक्रीज होगा, ठीक है। और जब हमें व्हेन वैल्यू ऑफ n इज गिवन, देन हम क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकाल सकते हैं। किसके क्या होगा उसका फॉर्मूला, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालने का, जब हमें क्या दी गई हो, n, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो उसका फॉर्मूला होगा n², ठीक है। मान लो n की वैल्यू क्या है, 2 है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हो गए, 2 का स्क्वायर यानी कि 4, ठीक है। अब n को हम 1 2 3 4 5 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और शेल की KLMN शेल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। KLMN की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है और 1 2 3 4 की फॉर्म में भी इसको लिखा जा सकता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को, ठीक है, n को। अब देखो मैं क्या कहा था कि जैसे जैसे n का नंबर बढ़ेगा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बढ़ेंगे, और n की वैल्यू बढ़ने के साथ साइज भी बढ़ता है। तो देखो ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस था, ये n बराबर 1 हो गया, ये n बराबर 2 हो गया, ये n बराबर 3 हो गया। तो देखो n बराबर 1 के लिए रेडियस कितना हुआ न्यूक्लियस से, और इसके n बराबर 1 तक इसकी ये जो आउटर मोस्ट है यहाँ तक की जो दूरी है, डिस्टेंस है न्यूक्लियस से, वो क्या कहलाती है, उसकी रेडियस या साइज। तो देखो R1 सबसे छोटा, फिर R2 उससे बड़ा, और R3 उससे बड़ा, यानी कि जैसे जैसे नंबर ऑफ n की वैल्यू बढ़ती जा रही है, रेडियस यानी कि साइज भी बढ़ता जा रहा है। अब अगर एनर्जी की बात करें तो एनर्जी भी बढ़ती जाएगी, ठीक है। देखो कैसे बढ़ेगी एनर्जी, भाई न्यूक्लियस के अंदर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन्स के अंदर क्या होते हैं,
इलेक्ट्रॉन्स के अंदर क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स के अंदर, मतलब न्यूक्लियस के अलावा जो शेल्स हैं उनके अंदर क्या करते हैं, ये सर्कुलेट होते हैं। ठीक है, तो देखो जब पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या चाहेंगे भाई, पास पास रहें। लेकिन यहाँ से जैसे जैसे दूरी बढ़ती जा रही है तो पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज के बीच की दूरी भी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। तो ये एक दूसरे को पास आना चाहेंगे। तो जैसे जैसे शेल नंबर बढ़ेगा इसकी डिस्टेंस बढ़ेगी और इलेक्ट्रॉन्स को हमें क्या करना पड़ेगा, न्यूक्लियस से दूर ले जाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होता है, रिवॉल्व करता है। ठीक है, न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता है। तो हमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को सेपरेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, वैसे तो वो पास पास रहना चाहते हैं क्योंकि अट्रैक्शन होता है, तो एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जितना ज़्यादा हमें न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन्स को दूर ले जाना है, यानी कि जितना ज़्यादा नंबर ऑफ एन का नंबर जितना ज़्यादा बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन्स उतना ही दूर जाता जाएगा और उतनी ही अमाउंट में हमें क्या चाहिएगी, एनर्जी चाहिएगी। तो इसी तरह जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ती है साइज भी बढ़ता है, साथ साथ एनर्जी भी इंक्रीज होती है। तो E2 की एनर्जी हमेशा E1 से क्या होती है, ज़्यादा होती है। अगर मैं बात करूँ ऐसे, रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और एनर्जी भी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी कि एन की वैल्यू बढ़ने पर एनर्जी एज वेल एज साइज क्या होते हैं, दोनों बढ़ते हैं। ये था हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये साइज और एनर्जी के बारे में बताता है। जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ती है भाई साइज भी बढ़ता है और एनर्जी भी बढ़ती है। ठीक है, और ये शेल नंबर के बारे में बताता है। शेल नंबर को हम KLMN या 1 2 3 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर हमें एन की वैल्यू दे रखी है तो हम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स भी निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे n²। ठीक है, ये था हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो हमें शेल के बारे में बताता है। ठीक है, अब देखो दूसरा हमारा आता है एजोमिथल। दूसरा हमारा आता है एजोमिथल क्वांटम नंबर। ठीक है, एजोमिथल क्वांटम नंबर जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, L से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब देखो इसको हम क्या, इसके एजोमिथल क्वांटम नंबर के दो अलग नेम है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी इसको ही बोलते हैं और सब्सिडरी क्वांटम नंबर भी इसको ही बोलते हैं। एजोमिथल क्वांटम नंबर को क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, और दूसरा सब्सिडरी क्वांटम नंबर भी बोला जाता है इसको। तो देखो ये क्या करता है, इट डिफाइंस 3 डायमेंशनल शेप ऑफ ऑर्बिटल्स मीन्स सबशेल। ठीक है, देखो 3 डायमेंशनल शेप ऑफ ऑर्बिटल्स की बात करें, मतलब ये किसके बारे में बात करता है, सब सेल्स के बारे में, और 3 डायमेंशनल शेप ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में कि कैसी शेप होगी इनकी। ठीक है, वैन और सब शेल के बारे में बताता है। व्हेन n इज गिवन देन टोटल वैल्यू ऑफ L निकाल सकते हैं हम। जैसे देखो अगर n की वैल्यू दे रखी है तो टोटल वैल्यू ऑफ L कितनी होगी, n-1। ठीक है, बराबर L। ठीक है, तो n बराबर 1 के लिए L की वैल्यू कितनी होगी भाई, 1/1 -1 करेंगे तो 0। n बराबर 2 के लिए L की वैल्यू कितनी होगी, 2 - 1 करेंगे तो 1। n बराबर 3 के लिए L की वैल्यू कितनी होगी, 2। अब देखो इसकी रेंज कैसे कितनी हो सकती है, द वैल्यू ऑफ L रेंजिंग फ्रॉम 0 to n-1, यानी कि पॉसिबल वैल्यू। देखो ये तो बता दी कि भाई हमने L की वैल्यू n पे कैसे डिपेंड करेगी कि n से 1 कम होगी L की वैल्यू। ठीक है, जैसे हमने ऊपर देखा, लेकिन इनकी रेंज कहाँ से कहाँ तक डिफर करती है, 0 से n-1। अब देखो n बराबर 1 के लिए L की वैल्यू कितनी है, 0। ठीक है, तो 0 के लिए तो भाई वो क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। n बराबर 2 ले लिया तो L की वैल्यू कितनी है, 1। तो इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ, इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होगी, पॉसिबल वैल्यू कौन कौन सी होंगी, कहाँ से कहाँ तक इस 1 की रेंज होगी, 0 से शुरू होके n-1 तक। तो देखो
जीरो से शुरू हुआ यानी कि 0 और n-1 बराबर 1, तो 0 और 1, ठीक है। इस तरीके से n बराबर 3 के लिए कितनी वैल्यू होती है टोटल? 2 वैल्यू, मतलब l की वैल्यू कितनी होती है? 2, ठीक है। अब ये 2 l की वैल्यू जो आई है इसकी रेंज कहाँ से कहाँ होगी? 0 से लेके 2 तक, 0, 1 और 2, ठीक है। ये रेंज होगी इनकी, ठीक है। अब देखो, ईच सेल कंसिस्ट ऑफ 1 और मोर सब सेल और सब लेवल्स, ठीक है। और जैसे हमने बताया कि ईच शेल कंसिस्ट ऑफ 1 और मोर सब सेल। देखो ये शेल है, इसके अंदर कितनी सब सेल है भाई? एक ही है। इसके अंदर कितनी सब सेल है? n बराबर 2 के लिए कितनी सब सेल्स हैं? वैसे तो एक है, लेकिन इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होगी? 0 से 1। n बराबर 3 के लिए l की वैल्यू कितनी है, यानी कि सब सेल की वैल्यू कितनी होगी? 2, जिसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक है? 0 से n-1, यानी कि 0, 1 और 2 तक। द नंबर ऑफ सब सेल्स इन ए प्रिंसिपल शेल इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ n। तो नंबर ऑफ सब सेल्स की अगर हम बात करें n के कंपेयर में, तो वो कितनी होंगी? n की वैल्यू के बराबर होंगी, ठीक है। अभी तो हमने देखा कि देखो यहाँ पे ये रेंज है इसकी, लेकिन टोटल वैल्यू कितनी है? किसके बराबर है? n के बराबर है, यानी कि 2 रेंज। n बराबर 3 है तो इसकी वैल्यू भी कितनी है? 3 है, तो ये रेंज की वैल्यू होगी। जैसे n बराबर 1 के लिए l बराबर 0, ओनली 1 सब शेल। n बराबर 2 के लिए 0 और 1 हो गया। n बराबर 3 के लिए 0, 1, 2 हो गया, 3 सब सेल्स हो गया। तो इसी तरीके से देखो यहाँ पे वैल्यू ऑफ l दे रखा है। 0 के लिए सब शेल कौन सा होगा? s, 1 के लिए p, 2 के लिए d, 3 के लिए f, 4 के लिए g, 5 के लिए h। ये वैल्यू ऑफ l दे रखी है और ये सब शेल दे रखा है, ठीक है। तो देखो अब NCERT में भी ये नोटेशन दे रखा है हमें, देखिए टेबल्स दे रखा है। n बराबर 1 और l की वैल्यू 0, तो n बराबर 1 का मतलब 1 और 0 l की वैल्यू किसके लिए होती है? s के लिए। तो क्या नोटेशन हो गया सब सेल का? 1s। इसलिए n बराबर 2, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो शेल को बताता है। 0 यहाँ पे l की वैल्यू 0 किसको बताती है? s सब सेल को। तो देखो क्या हो गया? 2s, 2p, क्योंकि 1 के लिए क्या है? p है। 3s, 3p, 3d, क्योंकि 2 किसकी वैल्यू है? d की। l बराबर 2 किसके लिए आता है? d के लिए। 4s, 4p, 4d, 4f। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं? इनका नोटेशन करते हैं, ठीक है। यानी कि हम इसमें क्या कर सकते हैं? एजोमिथल क्वांटम नंबर को हम बोलते हैं एंगुलर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और सब्सिडरी क्वांटम नंबर बोलते हैं। और इसको इसकी वैल्यू n-1, n की वैल्यू से अगर हमें l की वैल्यू निकालनी है तो वो n-1 के बराबर होंगी, ठीक है। और इसकी रेंज है वो कहाँ से कहाँ वरी करेंगी? 0 से लेके n-1 तक, यानी कि किसी भी n वैल्यू के लिए मैक्सिमम l की वैल्यू कितनी हो सकती है? n के बराबर ही, ठीक है। और यहाँ पे देखा था हमने कि वैल्यू ऑफ l किसके लिए? 0s के लिए, वैल्यू ऑफ l 1 किसके लिए? p के लिए, 2d के लिए, d सब सेल के लिए, 3f के लिए, 4g के लिए और 5h के लिए, ठीक है। ये हमने पढ़ा। इसके बाद हमारा आता है मैग्नेटिक ऑर्बिटल्स क्वांटम नंबर, ठीक है। ये हमें किसके बारे में बताता है? ऑर्बिटल्स के बारे में। देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने किसके बारे में बताया? शेल के बारे में। फिर हमें किसके बारे में पता चला? सब शेल, ठीक है। शेल यानी कि n बराबर 1, 2, 3, 4 या KLMN, इसके बारे में हमें किसने बताया? हमारी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर थी उसने। फिर सब शेल यानी कि S, P, D, F, इसके बारे में हमें किसने बताया? एजोमिथल क्वांटम नंबर ने, ठीक है। अब सब शेल के अंदर क्या होते हैं? ऑर्बिटल्स होते हैं, जिसके बारे में हमें कौन बताएगा?
मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, तो ऑर्बिटल्स के बारे में हमें कहाँ से पता चलेगा? मैग्नेटिक ऑर्बिटल्स क्वांटम नंबर के बारे में। ठीक है, तो ये जो ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल्स विद रेस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है, यानी कि ओरिएंटेशन ऑर्बिटल्स का वो हमें कौन बताता है? कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी कि पी शब्द शैल है वो पी एक्स, 3 कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स वाई और वाई, एक्स वाई और जेड। तो वो जो पी और सब शैल है हमारी वो एक्स दिशा में होगी, वाई में या जेड में। तो इसका ओरिएंटेशन कौन बताता है? हमें बताता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, फॉर एनी शब्द शैल, यानी कि एल की वैल्यू दे रखी हो तो हम एल की वैल्यू कैसे एम की वैल्यू यानी कि मैग्नेटिक ऑर्बिटल्स क्वांटम नंबर की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 2l + 1 से क्या निकाल लेंगे हम? मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। ठीक है, अब देखो इसकी रेंज -L to +L के लिए वरी करेगी। ठीक है, देखो L बराबर क्या है? 0, तो L बराबर 0 के लिए इसमें 0 रखेंगे तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। ठीक है, m की वैल्यू 1 और वो कितनी होगी? 0। ठीक है, इसलिए 1s ऑर्बिटल होगा इसके लिए। ठीक है, अब L बराबर 2 रखें तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी आएगी? 3, और वो कहाँ से कहाँ वरी करेगी? -L to +L, यानी कि -1 0 +1, यानी कि कौन सी सब शैल है? L बराबर 1 के लिए सब शैल है हमारी P, और उसके कितने ऑर्बिटल्स होंगे? 3 ऑर्बिटल्स, तो 3p ऑर्बिटल्स होंगे। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे L बराबर 0 के लिए हमें पता है कि L बराबर 0 किसके लिए यूज होता है? S सब शैल के लिए। ठीक है, तो इसके लिए m की वैल्यू भी कितनी होगी भाई? क्या होगी? 1 ही होगी, है ना, और वो क्या होगी? 0 होगी। ठीक है, तो ये किसके लिए होगा? S ऑर्बिटल्स। L बराबर 1 किसके लिए होता है? P शब्द शैल के लिए। अब P शब्द शैल के लिए तो होता है 2l + 1 में वैल्यू रखेंगे तो टोटल वैल्यू उसकी कितनी आ रही है? 3 आएंगी m की वैल्यू, जो कहाँ से कहाँ तक वरी करेंगी? -1 to +1। ठीक है, -1 0 1। ठीक है, तो देखो L बराबर 1 किसके लिए यूज होता है? P और सब शैल के लिए, और टोटल ऑर्बिटल्स कितने हैं? 3। तो देखो P के अंदर टोटल ऑर्बिटल्स कितने होते हैं? 3, 1 2 3। अब एक के लिए इसकी वैल्यू -1, फिर 0, फिर +1। ये फिक्स नहीं है कि भाई यहाँ पे -1 ही होगा, यहाँ पे +1 ही होगा, इधर उधर वैल्यू हो सकती है। अब देखो इसके बाद आता है हमारा D सब शैल्स। D सब शैल की बात करूँ तो वो L बराबर कितना है? 2 आएगा इसके लिए। तो m की वैल्यू भी कहाँ से कहाँ तक वरी करेंगी? -2 से लेके +2 तक, यानी कि टोटल वैल्यू कितनी आएंगी? 5 ऑर्बिटल्स आएंगे। तो हमें पता है कि D के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल्स। इसी तरह से F शब्द शैल के अंदर L बराबर 3 के लिए F शब्द शैल आएगा, इसकी वैल्यू भी -3 to +3, यानी कि टोटल वैल्यू कितनी आएंगी? 7। तो F के अंदर टोटल ऑर्बिटल्स कितने होते हैं? 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो टोटल ऑर्बिटल्स F के अंदर कितने होंगे? 7। यानी कि जो हमारी मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है ये हमें ऑर्बिटल्स के बारे में बताती है कि कितने ऑर्बिटल्स होंगे, और L की वैल्यू दे रखी हो तो हम M की वैल्यू निकाल सकते हैं, टोटल वैल्यू कितनी होगी, और वो कहाँ से कहाँ तक वरी करती है? वो -L to +L वरी करती हैं। ठीक है, ये है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसके बाद किसी भी ऑर्बिटल्स के अंदर क्या होता है कि ईच ऑर्बिटल्स इन एटम कंटेन मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, किसी भी एटम्स के अंदर ईच ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, देखो शब्द शैल कौन सी है हमारी? S P D और F। अब ऑर्बिटल्स S में कितने होते हैं? 1। P में ऑर्बिटल्स कितने होते हैं? 3। D में सब ऑर्बिटल्स कितने होते हैं? 5, और F में 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। एक ऑर्बिटल्स के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 2।
तो s के अंदर ऑर्बिटल्स एक ही है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2। p के अंदर ऑर्बिटल्स 3 है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 6। नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन d में कितने हैं? 5, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 10। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन f कितने हैं? 7, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 14 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। वैल्यू ऑफ l दे रखी है यहाँ पे, देखो 0 1 2 3 4 5। ठीक है। सब सेल नोटेशन हमें पता है, 0 के लिए s, 1 p, 2 के लिए d, 3 के लिए f, 4 के लिए g और 5 के लिए h। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स की बात करें तो s के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 1, p के अंदर 3, d के अंदर 5, f के अंदर 7, g के अंदर 9, h के अंदर 11। यानी कि जो हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो हमें किसके बारे में बताता है? ऑर्बिटल्स एज वेल एज ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है। ठीक है। अब हमारी अगली जो आती है क्वांटम नंबर वो है इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है। सबसे पहले तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन स्पिन s बोलते हैं। जो n l m है ना, 3 क्वांटम नंबर हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। वो ना लाइन स्पेक्ट्रा को जो ऑब्जर्व हुआ है उसको क्या नहीं कर सकती, उसको डिफाइन नहीं कर सकती इन केस ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन्स एटम्स। जिनके पास मल्टी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके केस में एन एल एम जो हमारे लाइन स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व होते हैं उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाई। ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन स्पिन अराउंड इट्स ओन एक्सिस। ठीक है। देखो ऐसे क्या करता है, मान लो ये कोई क्या है, न्यूक्लियस है। ठीक है। और ये क्या है, शेल है। ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इससे मतलब जैसे हमारा प्लेनेट हमारे क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं ना अराउंड द सन, तो उसी तरीके से क्या होता है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करता है, चक्कर लगाता है। तो इसको हम कहते हैं रिवॉल्व करना। और इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस के ऊपर भी, अपनी एक्सिस के अंदर भी क्या करता है, रोटेट करता है, यानी कि ऐसे ऐसे अपनी ही एक्सिस पे ऐसे ऐसे घूमता रहता है, ऐसे ऐसे। ठीक है, अपनी एक्सिस पे। तो इसको हम कहते हैं स्पिन एंगुलर मोमेंटम, या इसको कहेंगे स्पिन मोमेंटम। ठीक है। यानी कि अपने ही क्या करना, अपने खुद के एक्सिस पे क्या करना, घूमना। ठीक है। तो उसको हम कहेंगे स्पिन मोमेंटम, और जो रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस उसको कहेंगे रिवॉल्व करना। ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। तो जब ये अपनी एक्सिस पे, जब इलेक्ट्रॉन्स अपनी एक्सिस पे ऐसे घूमता है तो वहाँ पे एक एंगुलर मोमेंटम जनरेट होता है। ठीक है। और जो ये एंगुलर मोमेंटम होता है ना, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब वेक्टर का क्या मतलब होता है कि भाई जिसके अंदर एक डायरेक्शन भी होती है और जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है। ठीक है, कि एक डायरेक्शन भी होती है और उसके अंदर क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है। दीज इलेक्ट्रॉन्स हैव टू ओरिएंटेशन विच डिस्टिंग्विश बाय द स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दो तरीके से ओरिएंटेशन शो करते हैं अपना, जिसको हम बता सकते हैं स्पिन क्वांटम नंबर की हेल्प से। ठीक है, जिसकी वैल्यू होती है +½ और -½ ठीक है। यानी कि नॉर्मली क्या होता है कि इसको क्या बोलते हैं हम, 2 स्पिन स्टेट्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि देखो इसका क्या मतलब है कि एक ऑर्बिटल्स के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। तो दोनों इलेक्ट्रॉनों का स्पिन एक जैसा नहीं हो सकता। यानी कि एक की वैल्यू स्पिन क्वांटम नंबर +1 होगी तो दूसरे की -1 होगी। यानी कि इसको 2 स्पिन स्टेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय 2 एरोज। ठीक है, जैसे इसे दिखाते हैं ना हम, एक की स्पिन अप साइड होती है, स्पिन अप ऊपर की तरफ होती है, और जिसकी वैल्यू हम मान के चलते हैं कि +½ होती है। और दूसरे की जो स्पिन होती है वो स्पिन डाउन होती है, नीचे की तरफ होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है, -½ होती है। ठीक है। तो क्या होता है कि ऑर्बिटल्स
एक ऑर्बिटल्स के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स, और दोनों इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है, अपोजिट स्पिन होती है। ठीक है, एक स्पिन है, यहाँ हम इसको ऐसे नहीं शो कर सकते, सेम स्पिन नहीं होती दोनों इलेक्ट्रॉन्स की। एक ऑर्बिटल्स के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी क्या होती है, अपोजिट स्पिन होती है, एक की अप और एक की डाउन, एक की वैल्यू +½ तो एक की वैल्यू -½ होती है। और ये क्या बताता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी 2 स्पिन स्टेट्स को बताता है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स एक साथ सेम स्पिन में नहीं रह सकते। ठीक है, तो ये था हमारा स्पिन क्वांटम नंबर, या मैं बोलूँ इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, अब देखो इसमें भी कुछ NCERT में देख लेते हैं। ये सारा मैंने तुम्हें बता दिया है जो भी इसमें दे रखा है। अब देखो ये जो स्पिन क्वांटम नंबर है ना, यहाँ पे इससे बताया गया है लास्ट में चारों क्वांटम नंबर के बाद कि अगर हम चारों क्वांटम नंबर्स की बात करें तो वो हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है। सबसे पहले तो देखो सबको पता है कि n डिफाइंस द शेल, डिटरमाइंस द साइज ऑफ द ऑर्बिटल्स एंड आल्सो द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है, सबको पता है। देर आर n सब शेल इन द n सेल। ठीक है, अब शेल के अंदर भी सब शेल एक या एक से ज़्यादा हो सकती हैं। ठीक है, तो क्या बोला, n सब शेल, n शेल के अंदर भी कितनी सब शेल हो सकती है, n सब शेल हो सकती है। आइडेंटिफाई द सब शेल एंड डिटरमाइन द शेप ऑफ द ऑर्बिटल्स। ठीक है, L किसको डिटरमाइन करता है भाई, सब शेल को बताता है, और शेप ऑफ द ऑर्बिटल्स को बताता है। There are 2l+1 orbitals of each type in a subshell। अब देखो S सब शेल है, उसमें कितने ऑर्बिटल्स होंगे ये हम किससे निकाल सकते हैं, 2l+1 से, यानी कि ये L से हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकाल सकते हैं जो हमें ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है। दैट इज 1s ऑर्बिटल, L बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा, जिसका मतलब है कि S के अंदर कितने ऑर्बिटल हैं, एक ही है। और यहाँ पे L बराबर 1 रखेंगे तो 3 आएगा, इसका मतलब क्या है, P के अंदर क्या है, 3 ऑर्बिटल्स हैं। L बराबर 2 रखेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा, इसका मतलब D के अंदर 5 ऑर्बिटल्स हैं। और इसी तरह L बराबर 3 रखें तो F के क्या आएगा, 7 आएगा, यानी कि F के अंदर कितनी ऑर्बिटल्स हैं, 7 ऑर्बिटल्स हैं। टू सम एक्सटेंड L आल्सो डिटरमाइन द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल्स इन ए मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम। मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम मतलब जिनमें एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनमें क्या करता है, L एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स को भी क्या करता है, डिटरमाइन करता है। ठीक है, L। अब देखो ML डिजिग्नेट्स द ओरिएंटेशन ऑफ द, ओरिएंटेशन बताता है कि भाई x, y या z कौन से कोऑर्डिनेट में होगा इनका ओरिएंटेशन। फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ L M हैज 2l+1 वैल्यूज। ठीक है, L की वैल्यू दे रखी है तो उसके लिए M की वैल्यू कितनी होगी, 2l+1 वैल्यू होगी। द सेम एज द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पर सब शेल। ठीक है, और ये वैल्यू उसके बराबर ही आएगी कि पर सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, उसको निकाल सकते हैं हम। इट मीन्स दैट द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ वेज इन विच दे आर ओरिएंटेड। ठीक है, अब जैसे P के अंदर ऑर्बिटल्स 3 है तो इसका मतलब वो Px भी हो सकता है, Py और Pz भी हो सकता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ वेज इन विच दे आर ओरिएंटेड, कि हम उनको किस तरीके से दिखा सकते हैं, x, y और z में। ठीक है, और MS यानी कि स्पिन, इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर रेफर्स टू द ओरिएंटेशन ऑफ द स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन को बताती है, स्पिन क्वांटम नंबर है, यानी कि एक ऑर्बिटल्स के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम आ सकते हैं और दोनों इलेक्ट्रॉनों की स्पिन सेम नहीं हो सकती, एक दूसरे से क्या होगी, अपोजिट होती है, एक की अप होगी तो एक की डाउन होगी।
ठीक है। अब देखो इसमें कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एसोसिएटेड विद द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यहाँ पे हमें क्या दे दिया, n की वैल्यू यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दे दिया, और इससे हमें क्या पूछा है, ऑर्बिटल्स पूछे। तो n से टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, n स्क्वायर। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो प्रॉब्लम 2.18 में क्या है, यूजिंग SPDF नोटेशन डिस्क्राइब द ऑर्बिटल विद द फॉलोइंग क्वांटम नंबर। SPDF को यूज करते हुए और क्या करना है, हमें किसके बारे में बताना है, डिस्क्राइब द ऑर्बिटल्स विद द फॉलोइंग क्वांटम नंबर। देखो SPDF और कौन कौन से क्वांटम नंबर है, L बराबर n बराबर 2, n बराबर 4, n बराबर 5 और n बराबर 3 दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे फिर L की वैल्यू है L बराबर 1, L बराबर 0, n बराबर 5, n बराबर 5 और L बराबर 3 और L बराबर 2। तो देखो n यानी कि 2, शेल तो कौन सी होगी, हमारी सेकेंडरी शेल होगी, लेकिन L की वैल्यू 1 किसके लिए होती है, p ऑर्बिटल्स के लिए, तो ये क्या हो गया 2p ऑर्बिटल्स। 4 यानी कि ये हमारा फोर्थ शेल नंबर होगा, लेकिन 0 किसके लिए होती है, L की वैल्यू s के लिए, तो क्या हो गया 4s ऑर्बिटल हो गया। इसी तरह से शेल नंबर क्या होगा हमारा 5वां होगा, और L की वैल्यू 3 किसके लिए होती है, f के लिए, तो क्या हो गया 5f ऑर्बिटल्स बोलेंगे इसको। और 3 n बराबर 3 ये किसके लिए होता है, n बराबर 3 यानी कि हमारा जो शेल नंबर है वो कितना है 3, और L की वैल्यू 2 किसके लिए होगी, d के लिए, तो ऑर्बिटल्स हो गया 3d, ठीक है। तो ये था हमारा क्वांटम नंबर्स वाला टॉपिक कि क्या होता है क्वांटम नंबर्स और अलग अलग, ठीक है। अब देखो अब हमारा एक अगला टॉपिक हम लेते हैं, एटॉमिक मॉडल चल रहा था, बीच में मैंने ये क्वांटम नंबर का टॉपिक करा दिया है, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ना था किसके बारे में, डेवलपमेंट लीडिंग टू द बोर्स मॉडल ऑफ एटम्स, ठीक है, बोर मॉडल्स ऑफ एटम्स के बारे में पढ़ना था, ठीक है। देखो इसमें क्या कहा गया है कि जब किसी मैटर के साथ कोई भी रेडिएशन इंटरेक्शन करती है तो उसने क्या करा, किस स्ट्रक्चर्स ऑफ